आज का हमारा विषय है द्विवेदी युगीन काव्य। हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल है उसके द्वितीय काल अर्थात भारतेंदु काल के पश्चात जो काल आता है उसे द्विवेदी युगीन काव्य द्विवेदी काल कहा जाता है। यह काल द्विवेदी जो शब्द है यह भाषा के परिमार्जक डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। इस काल को भाषा के परिष्कार का काल भी कहा जाता है क्योंकि हिंदी साहित्य के भाषा और व्याकरण का जितना परिष्कृत और परिमार्जन इस युग में हुआ उतना कहीं नहीं। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। उन्होंने ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली को अपने काव्य का विषय बनाया और उसी की रचनाएं उन्होंने प्रकाशित की। तो इस युग में खड़ी बोली भाषा को भी प्रधानता मिली। हम यहाँ बात करते हैं द्विवेदी जी की। उन्होंने हिंदी साहित्य को हिंदी भाषा की शुद्धिकरण का जो कार्य इस युग में हुआ उतना कहीं नहीं। उसमें भाषा के संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग आदि के द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान है। इस पत्रिका के माध्यम से ही भाषा के परिष्कार का कार्य प्रारंभ हुआ और इसके बाद में मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह शरण, गया प्रसाद शुक्ल चिन्नी, लोचन प्रसाद पांडे, श्रीधर भट्ट, नाथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सिंह हरिओद, इन्होंने इस काल के प्रमुख कवि के रूप में भूमिका निभाई। हम इसकी विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी काव्य की विशेषताएं इस प्रकार, जिसमें सबसे प्रमुख हम लिखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना। इस काल के काव्य का सबसे प्रमुख विषय था राष्ट्रीयता की भावना, जिसमें देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, अतीत का गौरवगान और खुद के देश के प्रति अभिमान करने की बात इस काव्य में कही गई है। तो इसलिए इस काव्य में जो सर्व प्रमुख बात थी वो है कि इस काव्य राष्ट्रीय चेतना की भावना से ओतप्रोत यह काव्य माना जाता है। दूसरी हम बात करते हैं इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता से यह तात्पर्य कि यह प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है। खंड काव्य, महाकाव्य अधिक लिखे गए, मुक्तक रचना की प्रवृत्ति कम थी। इसलिए प्रिय प्रवास और साकेत इस काल के महाकाव्य माने जाते थे। महाकाव्य काव्य दो प्रकार के होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। इस काल में महाकाव्य लिखने की परंपरा बहुत चल पड़ी थी और जो छोटे और लघु खंड काव्य होते हैं जो जीवन के एक किसी अंश पर आधारित होते हैं उनकी प्रवृत्ति इस काल में हमें देखने को कम ही मिलती है। अगला हम पढ़ लेंगे नैतिकता और आदर्श। द्विवेदी काल में श्रृंगार भावना का काफी विरोध हुआ और काव्य में नैतिक मूल्यों की स्थापना पर जोर दिया गया। यह द्विवेदी काव्य समाज में व्याप्त कुरीतियों, परंपराओं को दूर करने के लिए एक मनुष्य मात्र को आदर्श पर चलने की और नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। द्विवेदी काव्य का पूरा काव्य आदर्श और नैतिकता पर आधारित माना जाता है। अगला हम लेंगे प्रकृति चित्रण। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। इन्होंने
प्रकृति यहाँ एकांत में बैठी हुई निज रूप संवारती, इस रूप में अपनी काव्य का चित्रण किया है। अगला पॉइंट हम लेंगे सामाजिक समस्याओं का चित्रण। इस काल के कवियों ने छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी के संबंधित कुरीतियां, परंपराओं, आडंबरों, इन सब का विरोध किया। समाज के विकास में बाधक, जो समाज की अवनति के कारण जो परंपराएं रही हैं, जो पाखंड रहे हैं, जो समस्याएं रही हैं, उन सभी सामाजिक समस्याओं का इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से प्रखर विरोध किया। अनुदित रचनाएं। इस काल के कवियों में मौलिक रचनाओं के साथ साथ जो दूसरी भाषा से अनुवाद करके जो अनुदित रचनाएं लिखी जाती है, उन अनुदित रचनाओं का भी विशेष रहा है। इस काल में काफी अनुदित रचनाएं लिखी गई। विशेषतः संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद इन कवियों ने किए हैं। श्रीधर पाठक ने कालिदास का ऋतुसंहार, गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया और गोल्ड स्मिथ के ही डेजर्टेड विलेज का अनुवाद इन्होंने हिंदी में उजड़ ग्राम नाम से किया। इनके द ट्रेवलर का इन्होंने श्रांत पथिक नाम से अनुवाद किया। ऐसे ही हम सत्यनारायण कवि रत्न का लेते हैं, इन्होंने मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसियस का अनुवाद किया। तो इस काल में काफी रचनाएं ऐसी थी जो दूसरी भाषा से अनुदित भी रही हैं। अगली बात हम लेंगे काव्य रूप। इस काल का काव्य रूप कोई स्थिर नहीं था। महाकाव्य काफी लिखे गए, खंड काव्य न के बराबर, और उसके बाद में अनुदित रचनाएं लिखी गई। तो काव्य में एक जैसा कहीं कोई समावेश नहीं था। काव्य अनेक प्रकार के लिखे गए। जो प्रगति मुक्त काव्य है वो भी इस काव्य में लिखे गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस काव्य रूप की इस काल में प्रधानता रही है। अब हम लिखेंगे भाषा शैली। भाषा शैली में आपको पहले बता दूं, यहां पर खड़ी बोली का प्रयोग है। अभी हम जो बोल रहे हैं ये खड़ी बोली भाषा है। इस खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इस काल में आरंभ हो गया था। यहाँ पर ब्रज भाषा की प्रधानता नहीं रही, खड़ी बोली भाषा की प्रधानता रही है। इस तरह हम देखते हैं। और इसमें दोहा, चौपाई, रोला, कुंडलिया आदि छंदों की प्रधानता रही है। उपमा, ब्रज, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अलंकार आदि की प्रधानता इस काल में रही है। यह काल शैली की दृष्टि से बहुत सहज काव्य इसमें लिखा गया है, जो पाठक को आसानी से समझ में आता है। इस काल की हम उपलब्धि की बात करें तो इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं मैथिली शरण गुप्त का साकेत महाकाव्य और अयोध्या सिंह उपाध्याय सिंह हरिद्वोध का प्रिय प्रवास काव्य इस काव्य की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक, जिसमें जो उद्धव को गोपियां उल्हाना देती है श्री कृष्ण के नहीं आने का, तो वो उद्धव शतक भी कार्य इस काल की विशेष उपलब्धि माना जाता है। धन्यवाद।